अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट किया जा रहा है कि 40 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पे गैदर होने वाले हैं। अगर अपन बीमारियों की बात करें, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं? रेस्पिरेटरी, जो मैंने बोला, स्वाइन फ्लू का सीजन चल रहा है, न्यूमरस केसेस ऑफ एचएमपीवी, राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, पैरेंटल फीवर हुआ तो मस्कुलर पेन हो जाता है, चोट लग जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इलनेस, वाटर बॉर्न इलनेस, यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है, स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, जख्म हो गया, मोशन सिकनेस के लिए एसटीडीज का भी ध्यान रखें, कोविड। तो सर ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट को भी पता है और गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश कर रही है। अगर 10 करोड़ लोग जा रहे हैं, अब सबको वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर वहाँ पे सपोज करो एक बंदा है जिसको पहले स्कॉफ है, हम अगर वो कुंभ मेले में आ गए, हम उसकी स्क्रीनिंग तो नहीं कर पाए, वो जितने बंदे के कॉन्टैक्ट में आएगा वो सबको इन्फेक्ट करेगा। दीज एक्सट्रीम्स ऑफ पॉपुलेशन हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल, इनको रहने की ज़रूरत है। कोई मेडिकल किट बनानी चाहिए लोगों को ले जाने के लिए। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गैदरिंग माना जाता है। 2013 में हुए महाकुंभ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि वहां पर एक समय में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। महाकुंभ को दुनिया का सबसे पुराना फेस्टिवल माना जाता है। इसका वर्णन हमारे वेदों यानी कि ऋग्वेद और पुराणों में भी मिलता है। लगभग 1396 साल पहले एक चाइनीज साइंटिस्ट हुआन संग के उल्लेख में भी इसका वर्णन मिलता है। इस त्योहार में केवल भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से लोग हिस्सा लेने के लिए आते हैं। एक अनुमान के हिसाब से इस बार प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग हिस्सा लेने वाले हैं। जब भी इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का रिस्क हमेशा होता है। वो कौन सी बीमारियां हैं? इन बीमारियों को होने से कैसे रोका जा सकता है? अगर ये बीमारियां हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? महाकुंभ में जाने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए? क्या हमें कोई फर्स्ट एड किट साथ में ले जानी चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानेंगे। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर विकासदीप बंसल, MBBS, MD मेडिसिन, फेलोशिप इन्फेक्शियस डिजीज एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन। डॉक्टर विकासदीप बंसल का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर दीपक, थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि महाकुंभ मेला इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस मेले के दौरान लोगों में कुछ बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर दीपक, इफ़ यू सी, कुंभ मेला जो है इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड, है ना। अगर आप पिछले आंकड़े देखेंगे या फिर अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं तो लास्ट कुंभ मेले में या फिर जो 10-15 सालों से हो रहे हैं, तकरीबन 10 करोड़ लोग, 10 से लेके 15 करोड़ लोग जाते हैं। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/10 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। बिल्कुल इफ़ यू सी, बिल्कुल। तो लाजमी है जब इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, है ना। अगर हम इसको कोविड से कंपेयर करें, कोविड में भी यही हाल था, जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी उतने ज़्यादा बीमारी के चांसेस है। तो यही बात यहाँ पे है, जब 10 करोड़ लोग 6 दिन के अंतराल में, जो 7 दिन का आई थिंक चलता है ये, जब एक साथ इतने लोग इकट्ठे होंगे तो बीमारी बढ़ने के चांस हैं। ये बीमारी क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एकदम से बूम करती है। एंड इट ऑल्सो प्लेसेस स्ट्रेन जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, सैनिटेशन है, वाटर है, हाइजीन है, मेडिकल रिसोर्सेज हैं। तो ऑफकोर्स जितना कॉन्टैक्ट होगा चांसेस तो बढ़ने के हैं ही। तो सर, सारी उम्र के लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी, यंग पॉपुलेशन भी और बूढ़े भी। तो सब लोगों को रिस्क बराबर होता है या फिर एज के अकॉर्डिंग कुछ फ़र्क पड़ता है? सर देखिए, सबको रिस्क बराबर नहीं है। ठीक है सर। जो जो यंग कैटेगरी के लोग हैं उनको रिस्क अगर वो हेल्दी हैं तो उनको रिस्क मिनिमल है। ठीक है। जो एक्सट्रीम्स ऑफ पॉपुलेशन है, एक्सट्रीम्स का मेरा मतलब है जो बच्चे हैं, बच्चों में नियोनेट्स आ जाते हैं जो न्यूली बॉर्न है, इन्फेंट्स आ जाते हैं जो लेस देन 1 ईयर है, चिल्ड्रन है जो लेस देन 5 ईयर आ जाते हैं, और जो टॉडलर्स हैं, है ना। टीनेज के बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जो दूसरा एक्सट्रीम है जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको हमेशा रिस्क ज़्यादा रहेगा। नॉट ओनली कुंभ, अगर हम हर बीमारी की बात करें, कहीं भी क्राउडेड प्लेस में अगर जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इस एक्सट्रीम ऑफ एज में रिस्क ज़्यादा रहेगा। एक्सट्रीम क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। बच्चों में इम्यूनिटी कम इसलिए होती है क्योंकि अभी उनका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता है।
ओल्ड एज में इम्यूनिटी वेन ऑफ होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन। सो दीज एक्सट्रीम्स ऑफ पॉपुलेशन हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल, इनको रहने की ज़रूरत है। ओके, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं सर जो बहुत कॉमनली पाई जाती हैं ऐसी जगह पे? देखिए, जब लोग एक साथ गैदरिंग होगी तो वो एक कॉमन सी बात है कि बीमारियां फैलने के चांस बढ़ेंगे, और इसमें सबसे जो प्राइम वगैरह बीमारी होती हैं वो होती हैं रेस्पिरेटरी इलनेस। क्योंकि जब आप 6 फुट तो क्या, आप इतने साथ होकर सड़क के चलते हैं कुंभ मेले में, जहाँ पर फासला सिर्फ इंचेस का रह जाता है, बिल्कुल, है ना, सांसों का आदान प्रदान होता चिपक है, चिपक के लोग चलते हैं। चिपक के चलते हैं, एक दूसरे के मुंह में खांस रहे हैं, बिल्कुल जब आप बोलते हो तभी भी एक दूसरे के मुंह में हवा जा रही है। बिल्कुल। तो रेस्पिरेटरी इलनेसेस सबसे ज़्यादा आती हैं। अगर वहाँ पे सपोज करो एक बंदा है जिसको पहले से कॉफ है, मगर वो कुंभ मेले में आ गया है, हम उसकी स्क्रीनिंग तो नहीं कर पाए, वो जितने बंदे के कांटेक्ट में आएगा वो सबको इन्फेक्ट करेगा। अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज़ में, अगर वो इन्फेक्शियस में शेडिंग वायरस के पीरियड में तो अगर है, तो सर ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट को भी पता है, और गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश कर रही है ये मेले की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी। तो सारे मैनेजमेंट होने के बावजूद भी क्या रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि कुछ लोगों को वहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए? देखिए, आप चाहे जितना मर्जी अरेंजमेंट कर लें, इंडिया इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ वास्ट डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। बिल्कुल, आप जितना मर्जी अरेंजमेंट कर लीजिए, कुछ आप हर चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप अगर 10 करोड़ लोग जा रहे हैं, आप सबको वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे तो चूक होएगी, भले वो चूक अनजाने में हो, लोगों से हो, लोगों के लेवल पे थोड़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन अभी भी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल सर। है ना। अगर आप उनको समझा भी दोगे तो उनके लेवल पे कुछ ना कुछ चूक होगी। गवर्नमेंट भी जितना कर सकती है कर रही है, हालांकि इंडियन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है। बिल्कुल, है ना, आपको भी मालूम है। बिल्कुल सर। But कैंप बन रहे हैं वहाँ पे, कैंप्स बन रहे हैं, एम्बुलेंसेज अवेलेबल करवाई जा रही है लोगों के लिए। हाँ, इंसिडेंट कमांड सेंटर बने हैं, बिल्कुल, EICs बने हैं। EIC होता है एपिडेमियोलॉजिकल इंसिडेंट सेंटर बने हैं, इंटेलिजेंस सेंटर बने हैं। ठीक है। मगर इतने सारी पॉपुलेशन को कैटर करना, यू आल्सो नो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बिल्कुल, है ना। अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट किया जा रहा है कि 40 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पे गैदर होने वाले हैं। अच्छा, इस बार 40 करोड़ है। हाँ जी, तो हमने एक्सपेक्टेड 40 करोड़। लास्ट में तो आई थिंक 12 से 15 करोड़ का आंकड़ा था। हाँ, लास्ट में 2013 में प्रयागराज में जब हुआ था तो उस टाइम पे 13 करोड़ लोग वहाँ पे गैदर हुए थे। ओके 12 से, हाँ वही इतना। तो 40 करोड़ आप खुद सोचिए, 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अगर एक छोटे से एरिया में आ जाएगी तो आप सबको भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं चूक तो होएगी। तो सर जाने से पहले क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई मेडिकल किट बनानी चाहिए लोगों को ले जाने के लिए? देखिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, जैसे हम नॉर्मली ट्रैवल करते हैं और सबको बनानी चाहिए। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, अगर अपन बीमारियों की बात करें, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, रेस्पिरेटरी जो मैंने बोला वो सबसे पहले है। जैसे अभी सीज़न तो चल ही रहा है, ये स्वाइन फ्लू का सीज़न चल रहा है। HMPV वायरस का भी अभी बहुत इंसिडेंस बढ़ रहा है। HMPV वायरस, डॉक्टर दीपक, ऐसा है वो पहले से ही अपने फील्ड में है। ओके, आई हैव सीन न्यूमरस केसेस ऑफ HMPV। ठीक है, पहले से ही। हाँ, पहले से ही है। ठीक है जी। ये इसका स्केयर इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब हम चाइना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोविड आ जाता है। ठीक है। तो इस बार अनफॉर्चुनेटली HMPV को फिर से चाइना से निकल गया है, तो पीपल आर मोर स्केर्ड बिकॉज ऑफ द कोविड, उनको याद आ जाता है। तो हम रॉन्गली कोरिलेट कर रहे हैं हाँ, उसको। HMPV इतना खतरनाक वायरस नहीं है। अगर अपन वायरस की बात करें, ठीक है जी। HMPV का इतना फैटेलिटी रेट, इतना उसका रेप्लिकेशन रेट नहीं है जितना कि कोविड का था। ठीक है। तो अभी स्वाइन फ्लू का जो चल रहा है, तो अभी ठंड का मौसम भी है। बिल्कुल, है ना। स्वाइन फ्लू इज वन ऑफ द वायरस, राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, पैराइन्फ्लुएंजा है, तो ये सारे कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस में आ जाते हैं। अगर मैं वायरस की बात करूं तो लोगों को जैसे नॉर्मल कॉफ सिरप्स हो गए, ड्राई कॉफ और वेट कॉफ सिरप के लिए वो लेके जा सकते हैं। ठीक है। है ना। फीवर हुआ तो उसके लिए पैरासीटामोल या फिर अदर एंटी इन्फ्लेमेटरीज है, जैसे डिक्लोफेनाक है, वो लेके जा सकते हैं। डीकंजेस्टेंट्स लेके जा सकते हैं, जैसे अपना ये मॉन्टेरो एलसी हो गया, लिवोसेट्रिजिन हो गया, है ना। तो अगर पेशेंट को पेन और फीवर आता है तो उसके साथ में वो मसल रिलैक्सेंस लेके जा सकते हैं। कहीं मस्कुलर पेन हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो उसके लिए वो लोकल स्प्रे, लोगों को लंबा चलना भी पड़ता है। हाँ, लोकल स्प्रे लेके जा सकते हैं। एक थर्मामीटर साथ में वो ज़रूर कैरी करें, ताकि अगर उनको लगे कि है तो एटलीस्ट वो सेल्फ मॉनिटरिंग कर पाएँ। बिल्कुल, है ना। ठंड का मौसम है तो अपने प्रॉपर वूलन क्लोथिंग, प्रॉपर कवरिंग लेके चलें, है ना। और अगर इतनी आप भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो अदर बीमारी जो हो सकती हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस,
फूड पॉइजनिंग, फूड बॉर्न इलनेस, इट इज़ वेरी कॉमन। ठीक है सर। क्योंकि इतने सारे स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे खुलेंगे, इतने सबको तो आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो, है ना। सब लोगों ने वहीं पे खाना है, सब लोगों ने वहीं पे करना है, वहीं पे और वहाँ पे वाटर का अरेंजमेंट कितना होगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, वहीं से पानी पीना है, वहीं पे सैनिटेशन, वहीं पे नहाना है, वहीं पे उनको अपना मॉर्निंग जो जरूरी काम है वो करने हैं। बिल्कुल सर। तो वाटर बॉर्न इलनेस और रेस्पिरेटरी दोनों साथ साथ में चलती हैं, फूड बॉर्न इलनेस और वाटर बॉर्न इलनेस, है ना। फिर यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, बिल्कुल सर। और फिर स्किन के इन्फेक्शन तो हो ही सकते हैं, क्योंकि आप क्या पता किसके साथ कांटेक्ट में आओगे, आप जो अपने कंबल वगैरह लेके गए हो वहाँ पे वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से एक तो ये थर्मामीटर हो गया, फिर आप वूलन क्लोथिंग हो गया प्रॉपर, ना, स्कार्फ हो गया, कैप हो गया, अपने मास्क हो गए, और फिर आपका क्या कहते हैं स्किन के लिए अगर वहाँ पे सूरज जैसे अगर कोई सेंसिटिव लोग हैं तो अपने वो सनस्क्रीन लेके जा सकते हैं, SPF जिसका अराउंड 25 से 30 हो। ठीक है। फिर माइनर स्किन इरिटेशन जैसे हो जाता है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जीमा हो गया, है ना, गंदे कंबल से, तो उसके लिए वो एक हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम आती है, क्लोबिटासोल आती है ना। कुछ जख्म हो गया तो टी बैक जैसे ऑइंटमेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, या ब्यूप्यूरसिन ऑइंटमेंट है वो लेके जा सकते हैं, है ना। और मोशन सिकनेस के लिए, है ना, जैसे जिन लोगों को मोशन सिकनेस है, एवोमीन है ना, वो एवोमीन इज़ अ वेरी गुड ड्रग, ओके। तो ये चीज़ लेके जा सकते हैं। और बाकी जो है STDs का भी ध्यान रखें। एंटीबायोटिक्स जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, एंटीबायोटिक्स मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपने लेवल पे ना लेके जाएं, क्योंकि कई बार मिसयूज़ हो जाता है। बिल्कुल सर। है ना, तो वहाँ पे सब जगह पे कमांड सेंटर्स होते हैं, तो हॉस्पिटल के जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बने होते हैं आप वहाँ पे जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी तकलीफ बढ़ रही है तो वो प्लीज़ जाकर रिपोर्ट करें। फिर वो सेल्फ मेडिकेशन से अगर लगता है कि बाहर चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो जल्दी से जल्दी जाकर रिपोर्ट करें और अपने आप को आइसोलेट करें। ठीक है। अगर उनको लगता है कि उनको कुछ ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है तो अपने आप को वो आइसोलेट करें। लोग साबुन भी साथ में ले जा सकते हैं, जैसे कि अपना हैंड वॉश हाँ, के लिए शायद वहाँ पे साबुन ना मिले, ये तो मैंने बोले, सोप या फिर कोई ऐसी चीज भी साथ में ले जा सकते हैं। ये तो मैंने बोले ये थे फार्माकोलॉजिकल मेजर, है ना। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर में एक तो जैसे मास्क हो गया, मास्क ले जाना चाहिए, मास्क लेके जाना चाहिए, मास्क को पक्का लेके जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे, आप मास्क जब भी आप क्राउड में जा रहे हो तो वहाँ पे पहने, वापस आए तो आप उतार दीजिए। इससे आपका भी फायदा है और आपके दूसरों साथ का भी फायदा है। बिल्कुल सर। और सबसे ज़्यादा समाज का फायदा है। आप जैसे आप लोगों को बचा रहे हैं तो इसमें भी एक ये है कि आप एक तरह से भलाई कर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल सर। साबुन लेके जा सकते हैं। साबुन मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लिक्विड सोप होती है जो कंटेनर में होती है आप वो लेके जाएं, रादर देन कि जो सिंपल साबुन होती है। ओके सर। क्योंकि उसमें उसको मेंटेन करना मुश्किल होगा, मेंटेन करना भी मुश्किल है, और अगर एक साबुन से 4-5 लोग हाथ धोएंगे तो इन्फेक्शन होने का देखो चांस है। ओके सर। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो डिटॉल की या सेवलॉन की जो लिक्विड सोप आती है ना, जो बोतल के अंदर आती है, बॉटल के अंदर आती है, आप वो लेके जाएं। बिल्कुल है ना। सैनिटाइजर लेकर जाएं, हैंड सैनिटाइजर लेकर जाएं, है ना। मॉस्किटो रिपेलेंट है जैसे ओडोमॉस है वो आप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे मच्छर तो लाजमी ही होंगे। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सर। और अपना हैंड हाइजीन और इसका कॉफ एटिकेट्स का ध्यान रखें। अगर जब भी आपको कॉफ आई है तो आप प्लीज़ एक रुमाल का इस्तेमाल करें, ताकि आप दूसरों को भी, अपने घर वालों को भी इन्फेक्शन होने से बचाएं, क्योंकि सबसे पहले आपके पास आपके घर वाले ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो उनको भी बचाएं आप। तो जैसे कि सर फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करी हमने, तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग होना बहुत कॉमन होगा, ऐसे अनकॉमन नहीं होगा। तो किसी को मान लो हो गया सर फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, पेशेंट के पेट में दर्द है या लूज मोशन है, ऐसी सिचुएशन में सर क्या करना चाहिए? पहले तो अपने आप को वो एक बार अगर हो सके तो आइसोलेट करें, है ना। एक ठीक है सर। अलग से बाथरूम जो कि मुझे मालूम है वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि अपने आप को वो हाइड्रेशन रखें, अपने आप को वो हाइड्रेट रखें, खूब पानी पिए, पानी वगैरह पीते रहें, पानी की कमी ना होने दें। तीसरा है वो अपने फीवर मॉनिटर करें, फीवर आ रहा है, अगर फीवर नहीं आ रहा तो ठीक है, अगर फीवर आ रहा है, और अपने लूज स्टूल्स को मॉनिटर करें। अगर लूज स्टूल्स आ रहे हैं तो लूज स्टूल्स तो आएंगे ही, अगर लूज स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, अगर फीवर आ रहा है और लूज स्टूल्स में ब्लड आ रहा है तो इंसिडेंट कमांड सेंटर को रिपोर्ट करें। अगर खाली लूज स्टूल है तो उनको किसी भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन है कि अगर लूज स्टूल हो गया तो भी, या फिर लोग टेंडेंसी है कि एंटीबायोटिक्स लेने की। बिल्कुल, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में अगर आप दोगे डायरिया में, इट कैन हैव मेजर साइड इफेक्ट्स। तो एंटीबायोटिक्स आप तभी लीजिए जब आपको फीवर आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर आपको स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, आपको लग रहा है कि ब्लड, जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं, फिर ब्लडी डायरिया बोलते हैं। बिल्कुल सर। अदरवाइज आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए, हैंड हाइजीन पूरा रखिए, क्योंकि जब आप वॉशरूम से बाहर आएंगे हाथ अपने अच्छे से धो के आइए, ताकि जब आप बाकी चीज़ों को टच करें वो एटलीस्ट वो इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि आइसोलेशन की वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम रहेगी। तो इतना आपको अपना एक फ़र्ज़ निभा के चलना है कि आप प्लीज़ दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। बिल्कुल सर।
सर जिन लोगों को पहले से कफ है या फिर जाने से पहले कफ है या फीवर है, क्या उन लोगों को जाना अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा है, अगर कफ को ज़्यादा टाइम हो गया है, 5-6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो जा सकते हैं। ओके। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी आपको वायरल इलनेस होता है तो पहले 5 या 1 हफ्ता वो वायरल शेडिंग पीरियड होता है, ज़्यादा स्प्रेड होता है। ज़्यादा स्प्रेड होता है। ओके सर। जो उसके बाद में कफ रहती है वो यूजली जो वायरस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से जो हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है उसकी वजह से वो होती है, और वो नॉन इन्फेक्शियस होती है। ओके सर। अगर आदमी को शुरू से किसी भी इंसान को शुरू में कफ है, अगर 1-2 दिन हुए हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर वो एक प्रॉपर आइसोलेशन में अपने आप को रख सकता है तो वो जा सकता है, तो वो उसका एक पर्सनल डिसीजन है। सर जाने से पहले क्या किसी को कोई मेडिकल चेकअप करवाने की ज़रूरत होती है? अगर कोई पेशेंट यंग है, हेल्दी है, हेल एंड हार्टी है, तो उसको देखो ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी जैसे कोई हार्ट डिजीज़ है, कुछ लंग डिजीज़ है, तो अगर वो कंट्रोल्ड है, अगर वो मेडिकेशन पे कंट्रोल्ड है, फिर तो वो एक बार अपने डॉक्टर से एक बार बात कर ले, उसको उनको बता दे। क्योंकि अब ठंड में जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि मेडिकेशन को एस्केलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एस्थमा है, एस्थमा ठंड में एग्जैजरेट होता है, ओके है ना। वायरल इलनेस आएगी या कोई भी इन्फेक्टिव इलनेस आएगी तो उसमें वो एग्जैजरेट होगा, तो अपने साथ वो एक एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेके चलें। जो रूटीन दवाइयाँ वो ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको मेडिकल एडवाइस के बाद वो दवाइयाँ बढ़ानी पड़े जाने के लिए। हो सकता है कई बार प्रोफेक्टिव भी बढ़ानी पड़ती हैं, तो कई बार क्या होता है वहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ गई तो उनके पास एक एक्स्ट्रा मेडिकेशन हो, ताकि उनके पास वहाँ पे स्टॉक की कमी ना हो। बिल्कुल। हार्ट पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स को ठंड में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो जा सकते हैं, बट उनको एक रिस्क का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम कहीं पे भी आ सकती है। सर जाने से पहले क्या कोई वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? वैक्सीनेशन, हाँ, वैक्सीनेशन तो जनरल पॉपुलेशन को भी करवाना चाहिए, है ना। मोस्टली हम रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए करते हैं, जैसे निमोनिया के लिए करते हैं, है ना। इन्फ्लुएंजा के लिए भी हम करते हैं, जो अपना कॉमन वायरल इलनेस है। कोविड के लिए भी करते हैं। तो उन पेशेंट्स को ये सब करवाना चाहिए, वो ईयरली भी रिकमेंडेड है। और जो बाकी वैक्सीनेशन है जो हमारे यूजली बचपन में हो रखे होते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, कॉलरा वगैरह के लिए कुछ एडिशनल टाइफॉइड कॉलरा के लिए वैक्सीन है, बिल्कुल है। अगर आप वो करवा लें तो अच्छी बात है। मगर एक जो मेजर प्रॉब्लम है, जो हेपेटाइटिस ए है, जो फूटबॉल इलनेस में जो मेजर फैलता है, उसकी वैक्सीनेशन हम रिकमेंडेशन करेंगे। हेपेटाइटिस बी की हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो नए साधु जो आते हैं उनका शेविंग किया जाता है एज जब उनको रीइंस्टेट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ से कई बार हेपेटाइटिस बी जो ब्लड बॉल इलनेसेस होती हैं वो फैलने के चांसेस होते हैं। ओके। हेपेटाइटिस बेसिकली जो वैक्सीनेशन हम रूटीनली रिकमेंड करते हैं वही वैक्सीनेशन वहाँ पर भी हम रिकमेंड करते हैं। ये आपने सर बहुत अच्छा बताया कि क्योंकि वहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि उस तरह यूज़ करके बालों को कट किया जाता है। हाँ। तो अगर ये इन्फेक्शन को हम बचा सकते हैं होने से, तो अगर वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस नाई के पास वहाँ पे करवा रहे हो उसका उस तरह फ्रेश है कि नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर आप उनको बोलोगे, वो बोल भी देंगे, तो पता नहीं कितना भरोसा है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने बताया कि ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी इस टाइम पे ठंड बहुत चल रही है, तो लोगों में हाइपोथर्मिया बहुत कॉमन है। तो हाइपोथर्मिया की वजह से हमने देखा है कि लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसको रोकने के लिए सर वहाँ पे क्या हमने सावधानी रखनी चाहिए? ये आपने अच्छा पॉइंट किया, मैं एक्चुअली भूल गया बोलना। तो जब आपने कहा कि कौन सी बीमारी मिलती हैं, तो मैं एक बार दोबारा उस पर जाना चाहूँगा। बीमारी हमारे 2 तरह की होंगी, एक कम्युनिकेबल डिजीजेज और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल की हमने बात कर ली, जो इन्फेक्शन जो हमें एक दूसरे से होंगे। नॉन कम्युनिकेबल में हाइपोथर्मिया आ जाता है ना। दूसरा है जैसे अगर वहाँ पे सपोज करो स्टैम्पीड हो गया, है ना, कोई माइनर इंजरी हो गई, है ना, आपको चोट लग गई, है ना, या फिर आग लग गई, वहाँ पे बर्न्स हो गया, है ना, तो ये सारे रिस्क हैं। हाइपोथर्मिया को वही एक्सट्रीम्स ऑफ जो पॉपुलेशन है, दे आर वेरी मच प्रोन टू देम। तो ज़रूरी है कि वो अपने जो डिजिट्स हैं, जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे हैंड्स एंड फीट है और जो कान है, इनको कवर करके रखें। ठीक है। बिकॉज हमारा मेजर लॉस सबसे पहले यहाँ से होता है, और सबसे पहले इसलिए यही ठंडे पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आपके सबसे हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, तो हीट लॉस सबसे पहले हमारा यहाँ से होता है। ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। यानी कि जुराबें जरूर पहने, ग्लव्स जरूर पहने और कैप जरूर पहने, कानों को भी कवर करके रखें। हो सके तो आप मंकी कैप पहने, जो आपको पूरा यहाँ से, ये आपका मास्क का भी काम कर देगी। बिल्कुल, है ना। शूज पहन के रखें, अंदर वूलन्स पहन के रखें, और हो सके तो कोई आप ऐसे वहाँ पे एकोमोडेशन ढूंढने की कोशिश करें जो एयर कंडीशन हो, अगर आप हो सके तो। बिल्कुल, क्योंकि आप नहाना तो अवॉइड नहीं कर सके, आप उसी के लिए तो आप जा रहे हैं, है ना, तो ठंडे पानी में अपना नहाना पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सके आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। हाइपोथर्मिया इज अ वेरी डेंजरस थिंग,
अगर एक बार हो जाए तो वो एक विशियस सर्कल बन जाता है, फिर वो इवन डेथ भी हो सकती है उससे। स्पेशली जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड लोग हैं और जो young यंग और जो लोग, नियोनेट्स हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे यार, क्योंकि बच्चों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो हीट लॉस उनमें ज़्यादा होता है। तो हीरोपंथी ना करें हीरोपंती ना करें और पूरे हाँ, कपड़े पहने। हाँ, पूरे कपड़े पहने, दर्शन करने जाएं तो दर्शन ही करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे कि सब लोग नहाने के लिए ही जाते हैं वहाँ पे, कुछ कई बार वैसे तो हमारा वहाँ पे बहुत पवित्र पानी है, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है जहाँ जी, पे जी, जी। लोग स्नान करने जाते हैं। लेकिन कई बार जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी भी रीज़न से, पानी के अंदर से या फिर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो, उससे इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वाटर बोर्न इन्फेक्शन यानी कि पानी में नहाने की वजह से भी कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम कहने को उसको फ्रेश वाटर कहते हैं, हम खाली गंगा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, अगर हम किसी भी फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में ज़्यादा बल्कि वायरसेस और बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ओके सर। अगर आप देखो, अगर कोई डूबता भी है तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग इज समटाइम्स कंसिडर्ड मोर डेंजरस देन दी सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। ओके सर। तो ये एक मिथ है कि फ्रेश वाटर है तो ये पानी तो साफ़ ही होगा, ठीक है ना। तो जैसे फ्रेश वाटर में कई कॉलरा है, कॉलरा आपको उसमें भी मिल सकता है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है। ये चाहे फ्रेश वाटर है, चाहे दूसरा वाटर है, चाहे गंगा का पानी है, चाहे दूसरा पानी है, तो ये सब में मिल सकता है, क्योंकि आप आंख से तो आप देख नहीं सकते हैं। एक बड़ी बीमारी है, हमने देखी है, जो है ना, जब मैं डाउन साउथ में था तो बंदे से कॉल हैंटा वायरस। ओके सर। तो हैंटा वायरस से हमने कई पेशेंट देखे हैं, वो गंगा नहा कर ही आए थे। अच्छा। तो मतलब इट इज़ अ वेरी डेवास्टेटिंग इलनेस। तो ऐसा है, फ्रेश वाटर अगर बीमारी होती है, बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और अब जैसे पोल्यूशन हो रहा है पानी का, गंगा भी बची नहीं है, तो ये आपको हमेशा रिस्क रहेगा कि जब आप नहा रहे हैं तो पानी से इन्फेक्शन होने का रिस्क हमेशा रहेगा। सर अगर वहाँ पे किसी को बुखार हो जाए, किसी भी एज ग्रुप में, यंग में या ओल्ड में, तो उसे इसे उसको इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? ठीक, अगर बुखार हो जाए तो सबसे पहले वो साथ में देखे कि बुखार में उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं। ओके सर। अगर खाली बुखार है तो साथ में बॉडी एक्स है ना, तो वो तो एक बार अगर पैरासीटामोल खा के या सिंपल बुखार की दवाई खा के काम चला सकता तो चलाए। अगर बुखार के साथ उसको एसोसिएटेड जैसे रेस्पिरेटरी कॉफ है या फिर साथ में उसको डायरिया हो गया है, तो उसका उस हिसाब से उसको अपनी दवाई वगैरह लेनी चाहिए, और हो सके तो इंसिडेंट कमांड सेंटर में रिपोर्ट करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में हम स्पेसिफिकली पूछना चाहेंगे सर। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो क्या उसे अगर ट्रैवल करना चाहिए, या अगर वो ट्रैवल कर रही है तो क्या उनको कोई स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वो पहले 3 महीने में है, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तब तो वो जा सकती है, ओके है ना। सर। और अगर वो 3rd to 6th में है तो उसको थोड़ा सा सोच के जाना चाहिए कि वो इतना बेबी का वेट कैरी कर पाएगी कि नहीं। 6th और 9th मंथ में तो आई वुड रिकमेंड कि वो नहीं जाए, अवॉइड करें। अवॉइड, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं पता आपको कितना चलना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्जर्शन के कारण मिस कैरेजेस या फिर प्री टर्म लेबर शुरू हो जाए, ओके है ना। साथ में इन्फेक्शन का रिस्क तो है ही। सर जैसे कि बहुत लंबा चलना पड़ता है लोगों को, तो बहुत एल्डरली लोग भी होते हैं जिनको बहुत लंबा चलना पड़ता है, उनके लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस रहेगी कि लंबा चलने की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाइट का मुझे पता नहीं वहाँ पे हाइट है कि नहीं है, बट उनका ये है कि जो ये है एल्डरली पॉपुलेशन है, एक तो वो अपने सारे ये स्प्रेज वगैरह और मसल रिलैक्सेंस और पेन किलर साथ में लेके जाए। और व्हेन दे रिटायर एट द नाइट, शाम को उनको चाहिए कि अगर उनको पेन आ रहा है तो हॉट फॉर्मेंटेशन वो कर लें, मसल्स की फॉर्मेंटेशन कर लें, या फिर अगर एक ग्रुप है तो आपस में एक दूसरे की मसाज कर दें, तो सो दैट द मसल्स गेट रिलैक्स। अगर सोर मसल्स हैं तो सोर मसल्स को ट्रीट करने का बेस्ट तरीका तो यही है, हॉट फॉर्मेंटेशन और फिर मसाजेस वगैरह। ये बहुत अच्छी बात है सर कि अगर एक दूसरे की मसाज कर सकते हैं तो अगले दिन के लिए भी हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है। और अगर उनको लगे कि वो नहीं चल पा रहे हैं तो दे टेक अ रेस्ट देयर, एक बार उस दिन को वहीं पे वो विराम लगाएं, ज़्यादा एक्सर्ट ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, अगर बियॉन्ड रिपेयर अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए भी नहीं कर पाएंगे वो। सर ये हमारा पहला राउंड था जिसमें अब हमने जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करी। अब हमारा सेकंड राउंड है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और हम चाहेंगे कि सर आप कोशिश करें कि 1 लाइन में या 1 वर्ड में उसका आंसर दे सर। अच्छा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हर कोई महाकुंभ मेला सेफली अटेंड कर सकता है? नहीं। एल्डरली लोगों को महाकुंभ अवॉइड करना चाहिए?
अगर आस्था है तो ज़रूर करें, मगर आस्था के नाम पे आप अपनी जान को इस पर लेके मत जाइए। महाकुंभ के दौरान मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल ओवर क्राउडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ मेंटल हेल्थ पे होता है। बिल्कुल नहीं, सब पे होता है। फीवर महाकुंभ के दौरान कॉमन और हार्मलेस होता है। नहीं, कॉमन तो होता है बट हार्मलेस हो ये ज़रूरी नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए महाकुंभ बिल्कुल अनसेफ है। बिल्कुल अनसेफ तो नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वो अपने प्रेगनेंसी के कौन से पीरियड में है। फर्स्ट एड किट ले जाना ओवर प्रिपरेशन है। नहीं, ये एक बिल्कुल बेसिक प्रिपरेशन है, सबको ले जाने चाहिए। वहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड से डिजीज स्प्रेड हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और होएगी। बोटल्ड वाटर वहाँ के लिए इनफ सेफ्टी मेजर है। या बॉटल वाटर इज़ द मोस्ट सेफ्टी मेजर। जो वहाँ के वाटर कियोस्क लगे होते हैं उससे भी ज़्यादा सेफ है ये बॉटल्ड वाटर। भीड़ में रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे कॉमन होती हैं। बिल्कुल 100%। वैक्सीनेशन जरूरी है महाकुंभ में जाने से पहले। बिल्कुल इंसेक्ट बाइट्स के लिए रिपेलेंट्स ले जाना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। महाकुंभ जाने के लिए कोई स्पेशल मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये वहाँ पे गवर्नमेंट का आई थिंक अभी करंट रिकमेंडेशंस क्या है, जैसे कोविड में आया था। आई थिंक आई एम नॉट अवेयर ऑफ द करंट गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस क्या है। अपना फूड पैक करके ले जाना ओवर कॉशियस लगता है। आपका फूड जो आप लेके जाएंगे एक दिन तो चल जाएगा, मगर उसके बाद उसकी वही हालत हो जाएगी जो स्टील फूड कहलाएगा, तो उसका रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है सर। अभी सर ये हमारा सेकंड राउंड था जिसमें मिथ एंड फैक्ट के बारे में हमने बात करी। अभी हमारा थर्ड राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर। और इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वही सेम सर, 1 लाइन और 1 वर्ड में आप आंसर देने की कोशिश करें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले का सबसे कॉमन बीमारी। रेस्पिरेटरी इलनेसेस। सबसे जरूरी वैक्सीनेशन महाकुंभ के लिए। निमोनिया की, जिसको हम स्टेप निमोनिया कहते हैं, प्रेविनार के नाम से आती है। फर्स्ट एड किट का मस्ट हैव मेडिसिन। मस्ट हैव मेडिसिन एक तो पैरासीटामोल हो गया, मसल स्प्रेज हो गए, और एक पट्टी वगैरह डिटॉल के साथ। वाटर बोर्न डिजीज से बचने का एक तरीका। साफ पानी पिए, बॉटल वाटर पिए। सबसे इंपॉर्टेंट फुटवियर फॉर महाकुंभ। सॉफ्ट सोल शूज़, जो स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं जिनमें सॉफ्ट सोल होता है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक स्पेशल प्रिकॉशन। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, ज़्यादा चलने से बचें, और भीड़ भाड़ इन्फेक्शन वगैरह जहाँ पे है वहाँ से दूर रहें। इन्फेक्शन से बचने के लिए एक जरूरी हैबिट। हैंड हाइजीन और मास्क। फूड पॉइजनिंग का एक कॉमन कॉज। स्ट्रीट वेंडर्स। हार्ट पेशेंट्स के लिए एक जरूरी टिप। अपनी वो किट जो सॉर्बिट्रेट नाइट्रेट होती है वो साथ में कैरी करें। डिहाइड्रेशन का सबसे पहला सिम्टम। प्यास लगना। क्राउड से सेफ डिस्टेंस का बेस्ट मेजर। वहाँ पे आई थिंक ये प्रैक्टिस करना मुश्किल है। सेफ में ये तो यही कि आप गैप बना के चले, बट डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ पे जगह कैसी है। सैनिटाइजेशन का एक मस्ट हैव आइटम। डिटॉल हैंड वॉश। हाइपोथर्मिया अवॉइड करने के लिए एक जरूरी स्टेप। अपनी बॉडी को पूरा ढकें, वूलन क्लोथ्स पूरे पहने। ओवर एक्सर्शन का एक पहला साइन। मसल पेन, थकावट। सो ये हमारा आज का शो था जिसमें हमने महाकुंभ मेले से रिलेटेड काफ़ी लोगों को अवेयर करने के लिए आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिली सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इनटू द शो एंड मेकिंग द पीपल अवेयर अबाउट द महाकुंभ मेला, कि वहाँ जाके क्या करना चाहिए, जाने से पहले क्या करना चाहिए और किन लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक अपने चैनल पर इन्वाइट करने के लिए। इट वॉज रियली एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।